मैं कुछ समय से कई अखबारों और पत्रिकाओं के लिए कॉलम लिख रहा हूँ। उनमें से एक द वीक पत्रिका थी। कॉलम लिखना कोई आसान काम नहीं है। किसी के बारे में लिखने के लिए दिलचस्प हेडलाइंस के साथ आना पड़ता है। कभी-कभी घटना इतनी अच्छी होती है कि और लिखने का मन करता है, लेकिन शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। कभी-कभी आपको कोई विचार ही नहीं मिलता। हालाँकि समय सीमा नज़दीक आ सकती है। बहुत कम प्रतिभाशाली लोग ही लंबे समय तक नियमित कॉलम लिख सकते हैं। एक बार मैंने लोगों के जीवन में सूचना यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका पर द वीक के लिए एक कॉलम लिखा था। इसे आईटी डिवाइड कहा गया। यह एक सच्ची घटना पर आधारित थी, जो कि एक बार मेरे साथ घटी थी। कॉलम छपने के तुरंत बाद एक सुबह मुझे दिल्ली से फ़ोन आया। संचालिका ने कहा, श्री अब्दुल कलाम आपसे बात करना चाहते हैं। उस समय अब्दुल कलाम भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सचिव थे। तब तक मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिला था। मैंने उनके बारे में सिर्फ अखबारों में पढ़ा था और टीवी पर देखा था। निश्चित रूप से मैं सोचने लगा कि उनके कद का व्यक्ति मेरे जैसे साधारण व्यक्ति से बात क्यों करना चाहेगा। हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। यह हिमालय की चोटी और उंगल पहाड़ी की चोटी के बीच मिलन जैसा होगा, जो उत्तरी कर्नाटक के छोटे से शहर हुबली में है। अब्दुल कलाम जब लाइन पर आए तो मैंने कहा, सर, ऑपरेटर से गलती हो गई है। शायद आप मेरे पति नारायण मूर्ति से बात करना चाहते होंगे। मैं जानता था कि मूर्ति मिस्टर कलाम को जानते हैं। दूसरी ओर से एक कोमल स्नेही आवाज ने उत्तर दिया, वड़क्कम, इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने संचालिका से कहा कि आपसे ही संपर्क करें। मैं रोमांचित था। सर, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने आपके जीवन के बारे में विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक में पढ़ा है। लेकिन मैं भी आपके कॉलम पढ़कर आपके बारे में जानता हूँ। मैं आनंद विकटन नियमित रूप से पढ़ता हूँ, जहाँ आप अपने सपनों और अपने संघर्षों के बारे में बात करते हैं। आज जब मैंने द वीक में आईटी डिवाइड पढ़ा तो हंसी ठिठोली हुई। एक कठिन विषय पर आपने बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा है। मैंने अपने सहयोगियों को कार्यालय में बुलाया और उनसे कहा कि वे कॉलम पढ़ें। आमतौर पर जब भी आपके कॉलम दिखाई देते हैं, मैं सबसे पहले अंतिम पैराग्राफ पढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें सार होता है। फिर जब भी मुझे समय मिलता है, मैं शेष भाग को पढ़ता हूँ। वह सबसे अच्छी तारीफ थी जो मुझे कभी मिली थी। जब मैं लिखता हूँ तो मैं हमेशा अंत के बारे में सोचता हूँ और फिर शुरुआत के बारे में सोचता हूँ। ऐसा लगता है कि कलाम जी ने मुझे कुछ ही समय में अनुमान लगा लिया। मैंने कई लोगों से सुना था कि वह बेहद सिंपल व्यक्ति हैं। सफ़ेद और नीले रंग की शर्ट और चप्पल ही पहनते हैं। जल्द ही मुझे पता चल गया कि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। फ़ोन पर हमारी बातचीत के बाद मैं उनसे कई बार मिला। आज तक जितना ही मैं उनसे मिलता हूँ, उतना ही मैं आदमी की बुनियादी सादगी का कायल हो जाता हूँ। उनके साथ कोई भी बातचीत खुशी की बात है और मैं हमेशा इसके लिए तत्पर हूँ। मैं उनसे पहली बार बेंगलोर में मिला था। उनने मुझे संदेश भेजा कि वह मुझे देखना चाहते हैं। हालांकि उनका कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त था। मैं एक कमरे में उनका इंतज़ार कर रहा था। जब वह अंदर आए, लंबे समय के बावजूद शांत दिख रहे थे। मुश्किल दिन रहा होगा। थोड़ी देर तक हमने साहित्य और मानवीय गुणों के बारे में बात की। उन्होंने मुझसे पवित्र तमिल में पूछा, आप इतनी अच्छी तमिल कैसे जानते हैं? नहीं सर, मैंने जवाब दिया। मैं तमिल नहीं बोल सकता, जबकि मैं समझ सकता हूँ। मेरे अनुवादक श्री अरोकिया वेलु एक उत्कृष्ट अनुवादक यानी ट्रांसलेटर हैं। आनंद विकटन में जो भी दिखता है, उसका श्रेय उन्हें ही जाना चाहिए। जब हम बात कर रहे थे, एक आदमी बिना पूर्व समय के प्रवेश करना चाहता था। कलाम के सुरक्षाकर्मी उन्हें अंदर जाने से मना कर रहे थे। अंत में कलाम साहब ने कहा,
कृपया उन्हें अनुमति दें, जाने कितनी दूर से वह व्यक्ति आया होगा। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक फोटोग्राफर के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उनके हाथ में एक बड़ा एल्बम और एक बैग था। उन्होंने कलाम साहब से कहा, सर, मैं इस संस्थान का मालिक हूँ, और एल्बम उनके सामने रख दिया। कृपया हमारे पुरस्कार वितरण दिवस पर आएं, यह हम सब के लिए बड़े सम्मान की बात होगी। कलाम साहब ने एल्बम के कुछ पन्ने देखे और कहा, मेरे पास समय की ज़रा कमी है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम पर नहीं आ पाऊँगा। भगवान बच्चों का भला करे। फिर उस व्यक्ति ने कलाम से एक तस्वीर मांगी, जिसके लिए उन्होंने तुरंत हामी भर दी। सज्जन ने अपने बैग से एक गुलाबी रंग का शॉल निकाला और फोटोग्राफर से कहा कि वह उसकी फ़ोटो खींच ले। वह कलाम साहब के कंधे पर शॉल बिछा रहा था। तस्वीर विधिवत ली गई और कलाम ने उन्हें धन्यवाद दिया और मुझसे बात करना जारी रखा, लेकिन मेरा ध्यान अब भी उस आदमी पर था। मैंने देखा कि वह शॉल वापस ले गया और कमरे से बाहर चला गया। मैं अपने गुस्से पर काबू ना कर सका। उन्होंने वह शॉल ले लिया जो उन्होंने आपको भेंट किया था। कलाम ने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। शायद उसे ज़रूरत है और उसका धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण उसके पास है। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, मैं उनके सीधे व्यवहार पर चकित हो जाता हूँ। एक दयालु हृदय जो विशेष रूप से सभी बच्चों को प्यार करता है। उस बैठक के बाद जब भी मैं चेन्नई में होता, मैं उन्हें अन्ना विश्वविद्यालय में उनके कक्ष में देखता, जहाँ वह पढ़ रहे होते। हम कई मुद्दों के बारे में बात करते, मुख्य रूप से शिक्षा के बारे में, खासकर ग्रामीण शिक्षा क्षेत्रों में। वह अपने शिक्षकों के प्रति अत्यंत आभारी हैं और उन्हें सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं। एक बार मैं चांदीपुर, उड़ीसा में अपने अनुभव साझा कर रहा था और एक सबक जो मैंने जावेद नामक एक युवा मछुआरे से सीखा। वह एक गरीब स्कूली छात्र था जिसने अपनी माँ को लाल केकड़े बेचने में मदद की थी। पूरे दिन के काम के लिए उसे केवल 5 रुपये मिलते थे, फिर भी वह खुश और उत्साही था। जब मैंने उनसे पूछा कि वे हमेशा इतने आशावादी कैसे बने रहते हैं, तो उन्होंने कहा, जंग खा जाने से अच्छा है घिस जाना। जैसे ही मैंने उन्हें यह कहानी सुनाई, कलाम साहब ने जावेद के शब्दों को एक कागज़ के टुकड़े पर लिख दिया और कहा कि यह कितनी बड़ी सलाह है। उन्होंने मुझसे कहा कि वह उड़ीसा को बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस राज्य में मिसाइल परीक्षण करते हुए कई साल बिताए हैं। अगर आप उड़ीसा में कुछ काम कर रहे हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। मुझे पता है कि आप वहाँ काम करते हैं और वह राज्य भी आपके दिल को बहुत प्यारा है। एक बार मैंने अपने दोस्तों के समूह के साथ रामेश्वर जाने का फ़ैसला किया। जब कलाम को पता चला तो वह हमारे साथ जाने के लिए बहुत उत्सुक थे, क्योंकि वह उनका जन्म स्थान था। उन्होंने कहा कि वह मदुरै रेलवे स्टेशन में हमारे साथ शामिल होंगे। जब भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन की घोषणा की गई थी, तब उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर ली थीं। उन्होंने मुझसे कहा, हम रामेश्वर के लिए योजना को खुला रखेंगे। इस समय तक मुझे यकीन हो गया था कि वह चुनाव के बावजूद भारत के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। हम उन्हें हमारे साथ आने के लिए नहीं कह सकते थे, क्योंकि वह उनके लिए बड़ी सुरक्षा समस्या हो जाती। दुख की बात है कि मुझे उनसे कहना पड़ा, नहीं सर, कृपया मत आइए, हम अपने आप चले जाएंगे। जब तक हम यात्रा से लौटे, जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी, वे राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने मुझे सांसद के सेंट्रल हॉल में अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। जब मैंने हॉल में कदम रखा तो मैंने जो देखा वह मुझे अचंभित कर गया। यह बच्चों, शिक्षकों, उनके परिवार के सदस्यों, मेरे जैसे अजीबोगरीब लोगों और फादर जॉर्ज से भरा हुआ था, जो बेंगलोर में मेरे छात्र हुआ करते थे। हर कोई कलाम के करीब लग रहा था। आमतौर पर सफल समारोह में उद्योगपतियों, राजनेताओं और अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भाग लिया जाता है, लेकिन यहाँ छात्र थे, शिक्षक थे, वैज्ञानिक थे, साधारण मध्यवर्गीय लोग थे और कलाम के मित्र थे।
मैंने मृणालिनी साराभाई को देखा, जिनके पति डॉक्टर विक्रम साराभाई भी एक महान वैज्ञानिक थे और कलाम को अच्छी तरह जानते थे। राष्ट्रपति पद के लिए कलाम के खिलाफ उनकी बहन कैप्टन लक्ष्मी ने चुनाव लड़ा था। वह भी दर्शकों के बीच मौजूद थी। मैं समारोह से दूर आया और मैंने देखा कि हर कोई उन पर प्यार बरसा रहा है। कलाम कुछ महीनों के बाद मैंने अपने बेटे, जो एक किशोर है, को कलाम साहब से मिलने के लिए कहा। मेरे बेटे ने कहा, अम्मा, वह अपने हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। वह एक विद्वान और सम्मानित वैज्ञानिक है। वह बहुत व्यस्त आदमी है। वह मेरे जैसे व्यक्ति से क्या बात करेंगे? बच्चे, कृपया समझें, मैं उन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले से जानता था और मैं उनसे राष्ट्रपति बनने के बाद भी मिला हूँ। बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। वह आपकी उम्र के लोगों से बात करना पसंद करेंगे। यही उनका मिशन है। वह ईमेल और चैट के ज़रिए बच्चों से बातचीत करते हैं। यही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मिलें। उनसे वे गुण सीखो जो तुम किसी विश्वविद्यालय में कभी नहीं सीख पाओगे। किसी तरह मेरा बेटा बहुत आश्वस्त नहीं था। वह मेरे लिए बहुत बड़ा आदमी है, उसने बुदबुदाया। फिर भी जब हमने कलाम साहब के साथ डिनर किया तो वह वही थे। अगले 2 घंटे तक उन्होंने पूरी बातचीत को हाईजैक कर लिया। मूर्ति और मैं केवल बैठकर सुन रहे थे। उन्होंने कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑपरेटिंग सिस्टम, महान तमिल संत तिरुवल्वर और उनकी शिक्षाओं, भारत के भविष्य, बच्चों, अमेरिका में शिक्षण पद्धति चर्चा पर की। उनके जाने के बाद मेरे बेटे ने मुझसे कहा, अम्मा, मुझे कभी नहीं लगा था कि भारत के राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं, बल्कि यह मेरे दादाजी से बात करने जैसा था, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता था और 4 साल पहले खो चुका था। अम्मा, आपने जो कहा वह सच था और अतिशयोक्ति नहीं थी। जब कलाम बिहार के दौरे पर ट्रेन से गए तो उन्होंने मुझे अपने साथ 5 अन्य दोस्तों के साथ चलने का न्योता दिया। वहाँ मैंने कलाम का एक और चेहरा देखा। वह हम सबसे अधिक काम करेगा। उनका शेड्यूल सुबह 6:30 से या 7 बजे शुरू होता था और 10:30 या 11 बजे ख़त्म होता था। 71 साल की उम्र में वह अथक और टीम में सबसे उत्साही व्यक्ति थे, जिनमें से सभी उनसे बहुत छोटे थे। यह नियमित रूप से छात्रों के बड़े समूहों को संबोधित करते थे और उनके बाद प्रश्न उत्तर सत्र आयोजित करते थे। वह अलग अलग सवाल लेंगे और उनका जवाब देंगे। फिर वह बच्चों को अपने पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ सुनाने को कहते थे। उन्होंने मुझे एक प्यार करने वाले स्कूल शिक्षक या एक प्यार करने वाले दादा या उम्र में अंतर के बावजूद इन बच्चों के लिए एक उत्कृष्ट दोस्त की याद दिलाई। बेंगलोर के IT.com के दौरान मैंने उन्हें 1000 छात्रों की इंटरनेट क्लास लेते हुए देखा था। उन्होंने उनका पूरा ध्यान रखा और उत्कृष्ट रूप से तैयार थे। जब हमने उड़ीसा में भुवनेश्वर में गरीब बच्चों के लिए 150 बिस्तरों का बाल चिकित्सा अस्पताल बनाया तो मैं बहुत उत्सुक था कि वह आएं और इसका उद्घाटन करें। मुझे चेन्नई में मुझसे किया गया वादा याद आया कि उन्होंने कहा था कि अगर यदि तुम मुझे आमंत्रित करोगे तो वह उड़ीसा ज़रूर आएंगे। लेकिन अब वे भारत के राष्ट्रपति थे और मेरे मेरे जैसे कई लोग उन्हें इसी तरह के समारोह में आमंत्रित कर रहे थे। वह अब अन्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नहीं थे, जिनसे मैं टेलीफ़ोन पर संपर्क कर सकता था या एक ईमेल भेज सकता था और अपना संदेश पहुंचा सकता था। हालांकि उनके वादे को याद करते हुए मैंने उन्हें एक ईमेल भेजा, यह मानते हुए कि शायद यह उन तक ना पहुंच सके। कुछ ही दिनों में उनके सचिव से जवाब मिला कि वह अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए तैयार हो गए हैं। संयोग से वह बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या थी, मई 15, 2003। मैंने बुद्ध के बारे में कई कहानियाँ सुनी थी जिनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। मैं सौभाग्यशाली था कि यह महान शिक्षक और बच्चों के प्रेमी कम से कम हमारे प्रयास का उद्घाटन और सराहना कर सके।
तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस कहानी को विराम देना चाहूँगी। अब्दुल कलाम कहानी सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखित है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित है। यह कहानी बच्चों को एक संदेश के साथ समाप्त होती है। उन्हें डॉक्टर कलाम के नक्शे कदम पर चलने और अपने सपनों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर आपको ऐसी ही और कई कहानियाँ सुननी हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।